जुड़ जाइए एक बार फटाफट करके। तो जैसा कि आप आपके सामने हम आपके सामने एक सेशन लेकर के आए हैं और ये सेशन आपका आप ये मानिए कि एएलपी मेंस की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और एएलपी मेंस में आपको मैं दिखा दूं कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है और बेहतरीन सेशन है। इसमें मैंने उन बच्चों को भी जोड़ करके रखा है कि जो बच्चे हमारे लगातार सेशन को खरीद करके पढ़ाई कर रहे थे, मैं उनको बता दूं क्योंकि आपको अब जगने की बारी है, अब आपको मेहनत करने की बारी है और आपको अब लड़ने की बारी है। इसीलिए आपको तैयार होने की जरूरत है एएलपी मेंस के लिए। और एएलपी मेंस का जो सिलेबस है उससे मैं अगर आपको रूबरू करा दूं तो एएलपी मेंस की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो एएलपी मेंस का आपका सेशन चलेगा, इस एएलपी मेंस में हम कोशिश किए हैं जो 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हम लेंगे, इस 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ इस 20 क्वेश्चन का आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। और ध्यान रखिएगा अभी ये हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये हमारा आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस बैच को परचेज नहीं किए हैं तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाकर के। तो ये आपको एएलपी मेंस के लिए मेनली 20 क्वेश्चन का टेस्ट शुरू किया गया है, ये आपको द प्लेटफॉर्म ऐप पे आपको मिलना है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये आपको द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाकर के आपको ये बैच आपको मिलेगा और द प्लेटफॉर्म ऐप पे आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे 20 क्वेश्चन का सुपर सेलेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने आगाज किया है। और ये एएलपी मेंस जो 2023 आपका 2023-24 में जो वैकेंसी आपकी आनी है और उसी को देखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। और मैंने कोशिश किया है कि इस 20 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इस 20 क्वेश्चंस में हमारा जो 20 के क्वेश्चंस में हमारा जो वेटेज होगा, हम कहेंगे यहां पर हमने फिजिक्स का वेटेज दिया है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त। और अभी से अगर आप ड्राइंग के क्वेश्चंस अगर मेरे साथ लगाइएगा तो पूरे के पूरे क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूंगा कि इसी अगर ड्राइंग के क्वेश्चंस अगर आप बनाते हैं तो आपको ड्राइंग में भी कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो फिजिक्स का वेटेज मैंने दिया है, तो और फिजिक्स का यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी मैंने रखा है कि आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ मैंने इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी रखा है, इस बात को ध्यान में रखना कि इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके इसमें हमने इंक्लूड किए हैं 4-5 क्वेश्चन। और साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चंस आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस होगा। अगर इस सेशन को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो शायद ये आपके लिए सौगात बनेगा, शायद ये आपके लिए वो चीज बन करके आएगा जिस चीज की आपकी तलाश थी। तो इसीलिए मैं सारे बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आज से जुड़िए और इस बैच से इस सेशंस का लाभ लेकर के आप अपने मंजिल को ऊपर पाइए और अपने आप जहां आपको जाना है वहां जाने का कोशिश कीजिए। नहीं तो बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब 3200 क्वेश्चंस आपका हम करा रहे थे उसमें आगे आने वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके एनटीपीसी के थे, लेकिन एनटीपीसी में आपका कंप्यूटर का क्वेश्चंस पूछना था, इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया। मैंने आज से शुरुआत किया है आपके लिए क्वेश्चंस पेपर भी, आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर भी मिलेगा, 20 क्वेश्चन का इसमें समागम होगा। और आप देख लीजिए आपके ईडी के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना करने का मैंने इस सेशन में प्रयास किया है। और हम कोशिश किए हैं कि क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखेंगे, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। और साथ ही साथ आपके ईडी के क्वेश्चंस जिससे आपको डर लगती है, सारा ईडी का क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व कराते चले जाएंगे। 4-5 क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ आप करते रहेंगे तो शायद वो आपके लिए, सोचिए कि ईडी जब आप पढ़ने लगेगा तो लगेगा सारा चीज आसान है, कांसेप्ट आपको दिखने लगेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तरीके से इस सेशन को आप लोग इस सेशन को लाइक तो जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा यही सेशन, इसलिए इसमें मैंने खुद ही इसमें मेहनत ज्यादा किया है। इसलिए जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस सेशन को काफी एंजॉय करेंगे। 199 रुपया बता रहे नहीं, रविकांत कुमार जी सर वीडियो वाला कोर्स में ऐड कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे। बिल्कुल, जो भी बच्चे पहले के थे बच्चों को मैंने जोड़ करके रखा है इसमें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इतने बेहतरीन क्वेश्चंस और इतने बेहतरीन क्वेश्चन का समागम इसमें हमारे सेट्स में किया गया है। तो पूरा का पूरा एएलपी मेंस को टारगेट करके किया गया है। चलिए एक बार सभी लोग फटाफट करके तैयार हो जाइए। तो याद रखिएगा ये आपका सेशन 1 करके द प्लेटफॉर्म ऐप पे आज ही ज्वाइन कीजिए। और ये आपका फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था, लेकिन फ्राइडे को हमने डिस्कशन नहीं ले पाया था, लेकिन आज मंडे से इसकी शुरुआत है। इसीलिए जो बच्चे
देख रहे होंगे। अगर आप इस कोर्स में इंक्लूड नहीं हुए हैं तो एक बार जरूर 10 सेशन जाकर के प्लेटफॉर्म ऐप ओपन करेंगे, वहां पर इस सेशन को देखिएगा, आपको दिख जाएगा मात्र 99 रुपए में आपको साइंस का ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से मैथ के भी और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए नीरज जी, सभी लोगों को नमस्ते, और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस का, और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो शायद बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, आपको करके मजा आने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये बस और बेस मेरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस हमारे यहां पर कंप्लीट होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से श्यानता गुणांक की अगर बात कही गई है, तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि जो श्यानता गुणांक होती है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, कि ये कोएफिशिएंट ऑफ यहां पर विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, और उसको पढ़ते भी म्यू है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि जो श्यानता होता है या श्यानता गुणांक की अगर हम बात करते हैं, यहां पर श्यानता गुणांक की अगर हम बात करते हैं, तो श्यानता गुणांक को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। और अगर श्यानता गुणांक अगर देखने को मिलेगा आपको, तो कभी द्रव में मिलेगा या फिर आपको गैस में देखने को मिलेगा। तो द्रव और गैस, जो भी द्रव है, जो भी गैस है, उसमें आपको यह देखने को मिलेगा। सर जितना भी एलपी के लिए कोर्स है, मैथ, रीजनिंग, ट्रेड, जितना भी कोर्स है, उसमें यह वाला वीडियो बस एक बार डलवा दीजिए ताकि बच्चे जुड़ सकेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त, सारे बच्चों को मैंने कोशिश किया है कि जो हमारे सेशन लेकर के पढ़ रहे थे, सभी बच्चों तक हमारी आवाज पहुंच पाए और सभी बच्चे इस कोर्स में आ पाए, और सभी बच्चों को एकदम बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम उनके मुश्किल मुकाम तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा सेट किया गया है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेगा, किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे से बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि श्यानता गुणांक जो होता है हमारा, क्या होगा कहेंगे, इसको म्यू से दिखाते हैं और पढ़ते भी इसको म्यू है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग पढ़ते भी म्यू है। और इसका अगर आपसे पूछ लेता कि श्यानता गुणांक की ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कहना इसकी जो एसआई मात्रा किया है, इसका जो एसआई यूनिट होगा, ये आपका क्या होगा, कहेंगे यहां पर एसआई यूनिट इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, कहेंगे यहां पे आप पास्कल इंटू सेकंड होगा, याद रखना। ये पास्कल गुना में क्या होगा, तो कहेंगे सेकंड होता है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि श्यानता गुणांक का इसका यूनिट क्या होगा, कहेंगे एसआई यूनिट अगर पूछेगा कहेंगे पास्कल सेकंड होगा। और एक बार मेरे दोस्त याद रखना, अगर इसके सीजीएस यूनिट की अगर बात करता है तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका सीजीएस यूनिट किसमें होता है, कहेंगे इसका सीजीएस यूनिट क्वाइज में होता है। और आप जानते हैं कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में भी रिलेशंस होता है, और इनके केस में जो रिलेशंस होगा वो कैसा होगा, कहेंगे यहां पर अगर एक यहां पर अगर एक क्वाइज की अगर बात कही जा रही है कि एक क्वाइज कितने के बराबर होगा, कहना 0.1 आपका पास्कल इंटू सेकंड होता है, इतना पास्कल इंटू सेकंड होता है, याद रखेंगे। तो क्वाइज जो है ये हमारा एसआई यूनिट हमारा श्यानता गुणांक का होता है, और ये हमारा सीजीएस यूनिट होता है। और आपसे पूछा गया श्यानता गुणांक की इकाई क्या है, लेकिन कौन सी इकाई की बात कर रहा है, तो कहेंगे यहां पर सीजीएस इकाई की बात कर रहा है, सीजीएस यूनिट की बात कर रहा है, और उसी को हम लोग क्वाइजली भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्वाइज भी बोलते हैं। और ये भी रिलेशन आपको याद रखना, एक क्वाइज बराबर कितना होगा, कहेंगे 0.1 हमारा पास्कल इंटू सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपके सामने पास्कल यूनिट दे रखा है, तो अगर पास्कल की बात कर रहा है तो मेरा दोस्त ध्यान रखना कि पास्कल हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। और ये दाब का एसआई मात्रक होता है, ये किसका होगा, कहेंगे दाब का एसआई मात्रक हमारा पास्कल्स में होता है। अगर हम लोग वाट की बात करते हैं तो जूल पर सेकंड हमारा क्या होता है, कहेंगे इसी को हम लोग वाट कह देते हैं। और याद रखिएगा जो भी शक्ति होती है तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, कहेंगे यहां पर वाट होता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, अगर आएगा तो आप अच्छा करेंगे और अपने मुकाम तक जरूर आप पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि केस नली का व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो केस नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई क्या होगी, केस नली की बात की जा रही है यहां पर। तो याद रखना मेरा दोस्त, जब कभी भी आपको केस नली की बात करती है, और केस नली हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा एक विकर है और इस विकर के अंदर हमने क्या भर दिया, कहेंगे यहां पर इस विकर के अंदर हमने यहां पर पानी भर दिया, और इस विकर के अंदर हमने क्या कर दिया, तो मेरा दोस्त ध्यान रखना इसके अंदर हमने क्या कर दिया, तो एक यहां पर ट्यूब लगा दिया और ये हमारा केस नली कहलाता है। और एक पतली सी ट्यूब को मैंने यहां पर इसके अंदर डाल दिया, ये पतली सी ट्यूब है और इस पतली सी ट्यूब को हमने इसके अंदर डाल दिया
और ये पतली सी ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पानी जो होगा, ये पानी हमारा क्या होगा कहेंगे, इस ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ेगा और ये पानी में ऊपर तक की ओर चढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर पानी है, पानी ऊपर तक चढ़ेगा और पानी का शेप यहां पर ऐसा हो जाता है, नीचे पानी भरा हुआ है और ऐसा जो शेप लेता है इसके अंदर, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस शेप को हम लोग यहां पर नवचंद्रक के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नवचंद्रक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या, इंग्लिश में इसको हम लोग मेनिसिस के नाम से जानते हैं। और जो मेनिसिस का आकार होगा यहां पर कैसा होगा, कहेंगे ये अवतल का शेप का आकार होता है। ये कैसा शेप होगा, कहेंगे हमारा अवतल के शेप का आकार होता है। कहिए कैसे, तो अवतल हमारा ये होता है और इधर पेंट किया हुआ रहता है और इधर हमारा खाली होता है। जिधर कर्व होगा उधर हवा भरा हुआ, उधर खाली भरा हुआ वैक्यूम है और नीचे में पानी भरा हुआ है। इधर पेंट किया हुआ रहता है, इधर खाली है। ये अगर अवतल है, अगर ये हमारा अवतल है तो ये ऐसा ही हमारा शेप यहां पर भी बना, नीचे पानी भरा हुआ है, नीचे पानी भरा हुआ, नीचे पानी भरा हुआ है, कहेंगे ये अवतल के शेप का मेनिसिस हमारा बनता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर केस नली में यह भी पूछता है कि बताइए केस नली का जो स्पर्श कोण होता है वो हमारा कितने डिग्री का होगा। तो जैसा आपको ये कर्व है उसी कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और ये एंगल आपको चेक करना है। तो अगर आप इस एंगल को चेक करते हो तो ये एंगल आपका थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर लेस देन 90 डिग्री हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको एक्यूट एंगल देता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि इस केस नली में पानी ऊपर की ओर चढ़ा है तो कहेंगे केस नली में अगर पानी यहां से, ये पानी का लेयर था, आप इस लेयर को देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पानी का लेयर था और इस लेयर से पानी ऊपर की ओर चढ़ा है। तो कितना ऊपर चढ़ा है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग एच से दिखाते हैं। अगर आप बात करते हैं इस ट्यूब की, अगर बात करते हैं ये जो हमारा ट्यूब था इसका डायमीटर कितना दे रखा है तो इसको हम लोग स्मॉल डी कह देते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, अगर हाइट की बात करते हैं ये हाइट हमारा कितना ऊपर चढ़ेगा, तो याद रखना ये हाइट कितना चढ़ता है तो कहेंगे हमारा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन में कितना, कहेंगे हमारा रो जी इंटू हमारा डी चढ़ेगा। लेकिन याद रखना मेरा दोस्त, इस पूरे सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सिचुएशन में आपको यह दिखाई देगा कि एंगल, क्योंकि पानी है तो पानी के लिए एंगल आपका सेम होगा, पानी है तो पानी का प्रेशर हर एज का सेम होगा। ये दोनों टर्म आपका कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और रो जी की बात करते हैं, यानी पानी है तो पानी का घनत्व ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो भी आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन डायमीटर ज्यादा कम हो सकता है और डायमीटर ज्यादा कम होने की वजह से उसमें हाइट कम और ज्यादा हमारा हो सकता है। इसलिए एच का रिलेशन हमारा डायमीटर के साथ कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर डायमीटर को 2 गुना करेंगे तो हाइट आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, क्योंकि आप इस रिलेशन को जानते हैं। और इसी को लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, इसी को लिखने का तरीका हमारा क्या कहेंगे, अगर H2 अपन में H1 लिखते हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें क्या, तो कहेंगे D1 अपन में D2 लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, अगर इस डायमीटर पर आपको हाइट ये मिल रहा है तो कहेंगे इस डायमीटर पर हाइट कितना मिलेगा, यहां से निकल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस इजी पूछता है, कह रहा है कि डायमीटर अगर 2 गुना करेंगे तो बताइए हाइट कितना होगा, कहेंगे हाइट आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर केस नाली के व्यास को 2 गुना करते हैं, अगर व्यास को 2 गुना कर रहे हैं इसका मतलब डायमीटर को 2 गुना कर रहे हैं पहले का, और अगर डायमीटर 2 गुना हो जाएगा तो कहेंगे हाइट उसका आधा हो जाएगा, यानी आधा ही दूरी तक हमारा वो चढ़ पाएगा, आधी ऊंचाई तक जाएगा। याद रखना, अगर बात करते हैं यहां पर एंगल ऑफ जो हमारा ये स्पर्श कोण होता है, तो याद रखना पानी के लिए जो स्पर्श कोण का मान होता है उसमें भी अगर हम लोग शुद्ध पानी की बात करते हैं इसके लिए जो थीटा का मान होगा याद रखना 0 डिग्री होता है। अगर हम लोग मरकरी की बात करते हैं, पाड़ा की बात करते हैं, तो याद रखना पाड़ा के लिए थीटा का मान कितना डिग्री, तो कहेंगे 131 डिग्री से लेकर के या तो 138 डिग्री या तो फिर 132 डिग्री आपको नजर आएगा। तो याद रखेंगे ये भी आपका डेटा है, ये डेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ये भी पूछेगा, आपसे नवजात तंत्र का शेप भी पूछेगा, हाइट भी पूछेगा, फॉर्मूला भी पूछेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा, यानी कि बहुत तरह के वैरायटी वाला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर निकल करके आता है। अगर आप कांस्टेंट लगातार अगर मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम ही नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी रह जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब कोई ठोस की बात कर रहा है, हम लोग ठोस की बात कर रहे हैं यहां पे, जब कोई ठोस कह रहा है कि जल में नहीं डूबता है, अगर कोई ठोस जल में नहीं डूबता है इसका मतलब है कि उस ठोस वस्तु का घनत्व क्या कहेंगे, कम होगा। क्योंकि आप पानी में किसी चीज को डुबाते हैं, अगर डूब गया इसका मतलब उसका घनत्व पानी से ज्यादा था इसलिए वो डूब गया। अगर कोई वस्तु अगर पानी में नहीं डूबता है इसका मतलब उसका घनत्व कम होगा इसलिए वो तैर रहा है। तो अगर ठोस वस्तु जल में नहीं डूबता है इसका मतलब इस ठोस वस्तु का जल से जो घनत्व होगा वो कम होगा। और आप सिखा गया आपेक्षिक घनत्व का मान क्या होगा मेरे दोस्त, आप सभी को पता होगा कि आपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो आपेक्षिक घनत्व का एक फॉर्मूला होता है। ये घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, कहेंगे ऊपर में आप वस्तु का घनत्व रखेंगे और नीचे में आप पानी का घनत्व, और पानी का घनत्व हमेशा आपको 1000 केजी पर मीटर क्यूब ही रखना है क्योंकि पानी का घनत्व 1000 होता है, इसको आपको यही रखना है। अब बताइए अगर पानी
पानी का घनत्व 1000 है, अगर पानी में ठोस, ये जल है, ये जल है, ये जल में ये ठोस वस्तु नहीं डूब रहा है, इसका मतलब इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर डूब जाता ठोस वस्तु तो इसका घनत्व ज्यादा होता, लेकिन जल में ये नहीं डूब रहा है, अगर जल में ये नहीं डूब रहा है इसका घनत्व कम होगा। अगर वस्तु का घनत्व कम हो गया, अगर ये मान कम हो गया, ये मान ज्यादा है, ये मान कम हो गया, ये मान ज्यादा होगा, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका आपेक्षिक घनत्व S होगा, इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1, यानी आपके आंसर क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे आपेक्षिक घनत्व का मान 1 से क्या होगा, तो कहेंगे कम हो जाएगा। सीधा सीधा आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आपको कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्त ये बता दो कि पानी की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पानी का अगर S की बात करते हैं तो S हमारा आपेक्षिक घनत्व है। पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, ये ऊपर भी पानी का, वस्तु की जगह पर पानी हो जाएगा, और पानी का घनत्व ऊपर भी होगा और नीचे भी आपको पानी का घनत्व 1000 आप रखते हैं, तो ये आपका 1000 आपका ऊपर में भी और 1000 आपका यहां पर नीचे में भी कट जाएगा। इसीलिए कहते हैं पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे 1000 हो जाता है। इसी तरीके से और भी आप सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपसे कह देगा कि नहीं हमें मरकरी का आपेक्षिक घनत्व चाहिए, तो कहेंगे वस्तु की जगह पर हम लोग मरकरी रखेंगे, और मरकरी यानी कि पारा का घनत्व के ऊपर में रखेंगे, और नीचे में तो आप जानते हैं किसी भी सूरत में आपको 1000 ही रखना है। आप जानते हैं मरकरी का घनत्व कितना होता है, तो याद रखना ये 13600 होता है, और 1000 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं 2 जीरो चला जाएगा, आपको 13.6 निकल करके आ गया। आप किसी का भी आप आसानी से यहां पर आपेक्षिक घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्त यहां से ये पता चल रहा है अगर कोई ठोस वस्तु पानी में नहीं डूब रहा है, उसका मतलब उस वस्तु का घनत्व कम होगा। अगर वस्तु का घनत्व कम होगा, उसका आपेक्षिक घनत्व भी क्या होगा, कहेंगे कम होगा, इसलिए 1 से कम हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको ये फॉर्मूला एकदम घोट जाना है, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे कोई और पूछे, फर्क नहीं पड़ता। अगर आएगा तो सब लोग आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगर मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन अगर नहीं है, इसका मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब जो एक बार हो गया तो रिवर्स नहीं होगा। जैसे दूध से अगर दही बन गया, फिर दही से दूध नहीं बन सकता है। अगर पेपर कागज अगर जल गया तो फिर जला हुआ चीज से कागज नहीं बन सकता है। यानी कहने का मतलब है अगर फल कोई पक गया तो फिर पका हुआ फल ओरिजिनल वो वाला फल आपका नहीं बन सकता है। रिवर्स अगर नहीं हुआ कहेंगे वो रासायनिक परिवर्तन है, अगर रिवर्स हो गया कहेंगे भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी, अगर पानी हमारा है या जल हमारा पानी है, बर्फ बन गया और बर्फ को पिघला दो पानी बन गया, ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। पानी को वाष्प बना दो, वाष्प को पानी बना दो, अगर ऐसा रिवर्स अगर हो जाता है तो इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर बताइए जल अगर वाष्पित हो गया तो वाष्पन के बाद आप जल भी बना सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके शेष आपके जितने भी इसमें दे रखे हैं ये सब के सब आपके यहां पर क्या है कि ये सब के सब आपका यहां पे रासायनिक परिवर्तन है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये रासायनिक परिवर्तनों का इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलती से अगर गलत चला गया तो उसको आप उसके लिए बुरा नहीं मानना, आपको सटीक एनालिसिस के साथ सटीक आंसर्स हम प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान रखना आंसर्स क्या करेंगे तो सी ऑप्शंस आपके यहां पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा और आप लोग करके बताइएगा कि आंसर क्या करेंगे। अगर सर्च लाइट की बात करते हैं, टॉर्च की बात करते हैं, तो सर्च लाइट में क्या करते हैं तो आपका कोशिश रहता है कि ज्यादा दूरी तक रोशनी जा पाए, और ज्यादा दूरी तक रोशनी जा पाने के लिए आप कौन सा लेंस का, कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहां पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है अवतल दर्पण की, ये चम्मच के आकार का आपका अवतल दर्पण होता है, और ये इसका प्रधान अक्ष होता है, इसका यहां पर मुख्य फोकस होगा और यहां पर इसका सेंटर होगा। अगर आप बल्ब को कहां रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो ये बल्ब से हमारा लाइट निकलेगा और जाकर के दर्पण से टकराएगा, और आप जानते हैं किसी फोकस से जाते हुए अगर दर्पण पे टकराती है तो वह टकराने के बाद आपका क्या होगा कहेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर वो रिटर्न आ जाती है। तो सारी किरणें ये टकराएगी और टकराने के बाद सारी किरणें सीधा निकलेगी, सारी किरणें टकराएगी, टकराने के बाद वो सीधा इधर निकलेगी, टकराएगी और टकराने के बाद सीधा इधर निकलेगी, और ये सीधा किरणें हमारा अनंत पर जाकर के मिलती है। इसलिए ज्यादा दूरी तक अगर हमारा प्रकाश जा पाता है तो दूर की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो सर्च लाइट में हमारा यही एप्लीकेशन यूज होता है। अगर पूछ लेगा बताइए सर्च लाइट में हम लोग बल्ब को कहां लगाते हैं, तो याद रखना सर्च लाइट में जो बल्ब हमारा, ये बल्ब हमारा है, इस बल्ब को हम लोग कहां रखेंगे, तो इस बल्ब को हम लोग यहां पर मुख्य फोकस पर हम लोग बल्ब को रखते हैं, ताकि वो मुख्य फोकस पर रखेंगे तो वो हमारा समानांतर प्रकाश को आगे की ओर भेज पाएगा, उसका डेविएशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे आसानी से किसी भी चीज को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, तो परावर्तक सतह हमारा सर्च लाइट में भी हमारा यही होगा, अवतल दर्पण यूज होता है। और आप जानते हैं मेरा दोस्त, अगर हम अवतल दर्पण की बात करते
हैं तो ये अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा वो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कौन सा होगा? तो अंदरूनी जो सतह होता है इसको हम लोग परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। ये कैसा सतह होगा कहेंगे? ये हमारा यहां पर परावर्तक सतह होगा। तो याद रखना सर्च लाइट की बात कही गई है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो परावर्तक सतह हमारा किसका होगा कहेंगे? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह यहां पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और याद रखिएगा जो अवतल दर्पण होता है उसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। प्रकाश एक जगह जमा होगा तो ज्यादा इंटेंसिटी का प्रकाश जमा होगा और वह ज्यादा दूरी तक जा पाता है, ये बात भी आपको पता होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। एक बात मेरे तो याद रखना, रक्त और हड्डी की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है और आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या कहते हैं? इसको हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ये हमारा कौन सा ऊतक कहते हैं? इसको हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। और अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो याद रखना जितने मैं बता रहा हूं उतना याद रख लेना, इसी से तुम्हारे काम बन जाएंगे। तो साइन यहां पर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कौन कौन सा होगा? तो याद रखना अगर हम ब्लड की बात करते हैं, अगर हम हड्डी यानी कि बोन की बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर लिम्फ की बात करते हैं, यदि हम लोग यहां पर एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, याद रखना अगर मैं यहां पर एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, अगर हम यहां पर मेरे दोस्त इस तरह से कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं, ये हम अगर यहां पे अगर कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं, ये कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये सब के सब हमारे क्या तो कहेंगे? ये सब के सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। तो यहां पर ब्लड हो गया और यहां पर बोन हो गया, रक्त और हड्डी हमारा एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं एपिथेलियम टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है ये क्या बात कहेंगे? किसी भी अंग का जो बाहरी आवरण होता है वो एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। याद रखना अंग का बाहरी आवरण, अंग का जो बाहरी परत होता है, अंग का जो बाहरी परत की अगर हम बात करते हैं, अंग के बाहरी परत की बात करते हैं उसको एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो ये हमारे प्लांट में देखने को मिलता है। और याद रखना कि ये प्लांट में देखने तो मिलता है लेकिन प्लांट का अगर हम बात करते हैं कि अगर प्लांट में वृद्धि कर आता तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही होता है, जिसको हम लोग विभजोतक ऊतक के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो याद रखना प्लांट में ग्रोथ कराता है, ये हमारा क्या करता है? प्लांट में यहां पर ग्रोथ कराता है। और प्लांट में ग्रोथ होगा तो हम कहेंगे प्लांट में अगर ग्रोथ होगा तो इसमें कोशिका विभाजन होगा। अगर प्लांट में ग्रोथ होगा तो इसमें कोशिका विभाजन होगा। और अगर प्लांट में कोशिका विभाजन होगा तो नई नई पत्तियां आने लगेगी। और यदि कोशिका विभाजन हो गया तो हम कहेंगे इसको हम लोग विभजोतक ऊतक के नाम से भी जानते हैं। याद रखना इसको हम लोग विभजोतक ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा ऊतक होगा? इसको हम लोग विभजोतक ऊतक के नाम से जानते हैं जो कि कोशिका विभाजन करा देता है। तो याद रखेंगे छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको आने चाहिए, तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग सभी लोग बताइएगा कितने आसान और कितने इजी क्वेश्चंस हैं। हम सभी लोगों से ये चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे जो लोग एएलपी को टारगेट किए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमको एएलपी बनना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को करके देखना, आपको लगेगा कि एएलपी का सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। करके देखना, पता चल जाएगा। और ये टेस्ट मैंने इसलिए द प्लेटफॉर्म ऐप पे मैंने ये लॉन्च किया है, बेहतरीन टेस्ट आपके लिए है। मैंने इसको सेट करके आपके सामने ये टेस्ट को रखा है, इसलिए द प्लेटफॉर्म ऐप पे जो लोग नहीं जुड़े होंगे जरूर जाइए, सेशन आपको मिल जाएगा। साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चंस को सेट करके हम आपको करा रहे हैं। इसमें ईडी के क्वेश्चंस को भी मैंने नहीं छोड़ा, ईडी के क्वेश्चंस भी डाल करके ईडी की बेहतरीन क्वालिटी को आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, अगर बात करते हैं, कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयां खपत होती है। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इस बार हमारा आ गया, खर्चा हो गया। तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करना है तो अगर आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। और हम जानते हैं कि 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी खपत करते हैं तो वह 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। याद रखना, और 1 किलोवाट आवर जो होगा ये कितने के बराबर होगा? कहेंगे किलो का मतलब क्या होता है? कहेंगे किलो का मतलब यहां पर 1000 होता है और वाट का मतलब यहां पर जूल पर सेकंड होता है और आवर का मतलब यहां पर 3600 सेकंड हो गया। 1 घंटा में कितना सेकंड का? 3600 सेकंड। अगर सेकंड से सेकंड चला गया हमारे पास क्या बचेगा? कहेंगे यहां पर 36 गुना में 10 के पावर यहां पर हमारा यहां पर 5 यहां पर जूल हो जाएगा, क्योंकि जूल ही सिर्फ बचेगा, सेकंड से सेकंड कट गया। अगर इसको और देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे 3.6 गुना में 10 के पावर कितना होगा? कहेंगे यहां पर 6 जूल भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 1 यूनिट जो हमारा होता है, 1 यूनिट जूल में अगर होगा तो कितना होगा? कहेंगे 3.6 गुना में 10 के पावर कितना? कहेंगे यहां पर 6 जूल आपका निकल करके आता है।
और आपसे अगर 100 यूनिट में अगर पूछा गया है बताइए कितना जूल होगा, तो 1 यूनिट में जब इतना होगा, 100 यूनिट में अगर निकालना तो 100 से इधर भी गुना करो और 100 से इधर भी गुना कर दो, फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से यहां पर इसके आंसर कर सकते हो। अगर 100 से गुना करोगे तो 3.6 गुना में 10 के पावर 8 यहां पर जूल आ जाएगा। इसका मतलब 100 यूनिट का मतलब कितना जूल आपने एनर्जी खपत कर दिया, आपने इतना कर दिया। इसमें इसका मतलब है आपके आंसर क्या होंगे, तो डी ऑप्शन आपके यहां पे राइट हो जाएंगे। बताइए इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके पीडीएफ भी हम आपको अपलोड कराएंगे, इसके बोर्ड स्लाइड भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हम कोशिश किए हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं सबको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक बेहतरीन कंटेंट जो आपके पास चाहे, जिसकी आपको जरूरत हो, आपको पहुंचे। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चंस का इसमें आपको क्या तो समावेश है, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, कितना है, तो कहेंगे 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है। इसका मतलब द्रव्यमान कितना, तो कहेंगे यहां पर 100 केजी द्रव्यमान की वस्तु है। कह रहे कि उसका वेग समान त्वरण से चलते हुए, यानी कि त्वरण का मान क्या, तो कहेंगे कांस्टेंट है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं और त्वरण का मान में कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हमारा कह दिया कि यहां पर ये मान कांस्टेंट है। लेकिन कह रहा है कि 6 सेकंड, यानी कि टाइम आपको दे रखा है कितना, ये टाइम 6 सेकंड दे रखा है। 6 सेकंड में कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड अगर उसका वेग हो जाता है तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। आप देखते होंगे कि कोई वस्तु अगर जा रही है, तो कोई वस्तु गति में है तो उसकी गति का मान लेते हैं कि कोई वस्तु जा रही है तो उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड था। लेकिन आप जोर से धक्का अगर लगा दिए तो उसका वेग जो है 6 सेकंड तक अगर आप धक्का लगाए, उस 6 सेकंड के दौरान उसका वेग कितना हो गया, 5 से बढ़कर के उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड अगर हो जाता है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए आपने कितना बल लगाया उस पर, कि 5 से आपने 8 कर दिया। मेरे दोस्त एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी हो ही नहीं सकता है। अगर बल पूछता है तो बल का एक जेन्युइन फॉर्मूला होता है, F बराबर ma, और आप जानते हैं m को छोड़ दीजिए। अगर हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण हमारा क्या कहता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन ये हुआ, दर बोलेगा तो समय से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हम लोग आसानी से वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए, अगर 5 मीटर पर सेकंड से अगर 8 मीटर पर सेकंड हो गया तो कितने का अंतर हुआ, कहेंगे 3 मीटर पर सेकंड का अंतर हुआ। और मास कितना, कहेंगे 100, तो ये 3 ऊपर गया। कितना टाइम लिया उस बीच में, कितना ड्यूरेशन लिया उसमें, कहेंगे 6 सेकंड का। सॉल्व कर लेना, ये आपको 50 मीटर का आपने बल लगाया और आपने 50 मीटर का बल लगा करके और उसके वेग में परिवर्तन कर दिया कितने का, कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड से लेकर के आपने उसको यहां पर 8 मीटर पर सेकंड आपने कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो आपके आंसर यहां निकल करके आ गए, आप कहेंगे सर सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात और क्वेश्चन यहां पर पूछता है, कभी कभी बोलेगा इतना न्यूटन का बल लगा करके अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करा देते हैं तो बताइए कितना आपने उस पर कार्य किया। याद रखिएगा ये भी एक कंसेप्ट है, जब भी बल लगा करके वेग में परिवर्तन आप करा रहे हैं तो अगर आपसे कार्य पूछ लेगा, कहना वर्क डन बराबर यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हम लोग आंसर कर लेते हैं। और इसी को अगर हम लोग यहां पर वर्क डन को बोलते हैं कार्य, इसी को बोलते हैं हमारा कार्य होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, उसको डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं, आप v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर आप करोगे। आपको इस वेग से इस वेग को करने के लिए आपको जो बल लगाया गया होगा, जितने मास का वस्तु होगा उसमें अगर कार्य पूछेगा तो यही लगेगा। ये शॉर्टकट फार्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, अगर आप रेगुलर अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो शायद ये आपको क्या करेगा, जो आपका मंजिल है उस मंजिल से पार आपको पहुंचा ही देगा, ये बात है। लेकिन इसकी श्योरिटी तभी है जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। ये नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं और तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। मेहनत हमारे साथ आपको भी करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमने बोला था कि 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी का भी रहेगा, 12-13 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, जिसमें न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ईडी के क्वेश्चन 4 से 5 जरूर रहेगा। हर एक सेट में 20 सेट का 20 ये सेशन 1 हमने लाया है कंप्लीट आपके लिए। द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाइएगा तो आपको ऊपर में ही दिख जाएगा द प्लेटफॉर्म ऐप पे सेशन 1 करके। आज पिछले क्लास फ्राइडे को लॉन्च हुआ है, लेकिन आज ये क्लासेस चलने थे, इसीलिए सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और आप सभी लोग जुड़िए, जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, एक बार सभी लोग जुड़ करके इस सेशन का
इस सेशन को करिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें सीखने के लिए कितना चीज मिल रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है, यानी हमारा जो स्पर्म होता है, आप जानते हैं कि मेल गेमेट क्या जो होता है वो हमारा स्पर्म होता है, और स्पर्म अगर मैच्योर होगा तो वो कहां पर, एपिडिडिमिस में होता है, याद रखना ये कहां पर होगा, एपिडिडिमिस में हमारा जो मेल का जो स्पर्म होता है वो मैच्योर होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, तो ये हमारा ग्रंथि है, याद रखेंगे प्रोस्टेट क्या, तो ये हमारा ग्रंथि होता है, और ये ग्रंथि क्या है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्टिस होता है, और जो यहां पर टेस्टिस और पेनिस के बीच में एक रास्ता ब्लॉकेज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, तो कहेंगे यही हमारा ऑपरेट करता है। तो कहेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे कि एपिडिडिमिस में हमारा स्पर्म मैच्योर होता है, याद रखना एपिडिडिमिस में हमारा स्पर्म क्या, तो कहेंगे यहां पर मैच्योर होता है, वो आपका ज्यादा दिन तक रहता है, और स्पर्म यहां पर सेफ और मैच्योर होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं आपके एग्जाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन, आपके एलपी में एग्जाम में हीट के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको बना के आना है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि विदाउट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हमेशा कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। चलिए यहां पर हमारे दोस्त बोल रहे हैं, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिन से सेट मार्क कर, आज पहली बार कमेंट की है, क्या बात है मेरे दोस्त, जबरदस्त क्लास है सर, मैं तो ऑफलाइन टेस्ट से जुड़ा था, लेकिन आपसे कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन जुड़िए ऑनलाइन जुड़िए, फर्क नहीं पड़ता, बेहतरीन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए, यहां जो ये टर्म लिखा गया पूरी तरह से पिघलने के लिए, अगर बर्फ कंप्लीट, अगर हमारा पिघलता है तो पानी ही तो बनेगा कि वाष्प बन जाएगा, नहीं पानी बनेगा, क्योंकि पानी बनेगा तब तो वाष्प बनेगा, तो बर्फ अगर पिघलेगा तो पानी बनेगा। तो यहां पर कह दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका कितना ग्राम बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 1 ग्राम बर्फ है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ है, ये पिघल करके क्या बन गया, कि ये पानी बनेगा। अगर पिघल करके पानी बनेगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी ही रहेगा, और जितना क्वांटिटी है उतना ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बर्फ को पानी बनाइए कि पानी को बर्फ बनाइए, उसके क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन आप अपना कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल करके आंसर कर सकते हैं। अगर आपको आंसर करना है तो आप क्या कहेंगे, सर यहां पर तापमान अगर समान है तो इसमें अगर आप उष्मा दिए होंगे, फेज अलग अलग है, ये बर्फ है ये पानी है, तो अगर फेज चेंज कराने की बात होती है, अगर अवस्था परिवर्तन कराने की बात होती है, तो आप यहां पर इस्तेमाल करते हो गुप्त उष्मा का कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग किसका कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर गुप्त उष्मा का कंसेप्ट, इसमें गुप्त उष्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, और आप इसमें गुप्त उष्मा देंगे, उसके लिए फॉर्मूला, टोटल जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो कितना, कहेंगे Q = ml लगेगा। अगर तापमान समान हो, अगर अवस्था अलग अलग हो तो हम कहेंगे, अवस्था अगर अलग अलग हो तो हम कहेंगे इसमें Q = ml का फॉर्मूला लगेगा। और याद रखना मास आपको दे रखा 1 ग्राम, और कोशिश करना है अपने से 99% अपने से कोशिश करना है कि जब भी आप हीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा आपको यूज टू हो जाना है कि यूनिट सीजियस में ही रखना, क्योंकि बहुत सारे डेटा आपको सीजियस यूनिट में ही याद रखना होता है, इसीलिए। और अगर हम बात करते हैं मास का, कितना ग्राम बोल दिया था, 1 ग्राम बोल दिया, चलो ये 1 ग्राम हमारा हो गया। यहां पर अगर बर्फ के गलन की गुप्त, चूंकि बर्फ अगर पानी बना है तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, याद रखना बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, याद रखना ही पड़ेगा, जैसे भी हो ये करना ही पड़ेगा। अगर ग्राम से ग्राम देखेंगे कट जाएगा तो जो कुछ भी बचा हमारा 80 कैलोरी बच गया। अगर कैलोरी में आंसर करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, लेकिन आपसे तो आंसर सर जूल में पूछा है, तो घबराना नहीं है। आपके पास कांसेप्ट है कि सर 1 कैलोरी बराबर कितना, 4.2 जूल होता है। तो बताइए सर 80 कैलोरी में नहीं निकलेगा क्या, एकदम निकल जाएगा मेरे दोस्त। 80 से गुना कर दो दोनों साइड, और आप करोगे 8 या 24, 8 चौके 32, यानी कि 336 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब 80 कैलोरी का मतलब कितना हो गया, यहां पर 336 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है तो बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और आपको ऐसे ही प्रिपेयर हो जाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति कैसी होगी। मेरे दोस्त क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना जल्दी बनाते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या फीलिंग आता है, तो आपको फीलिंग ये आता है कि जो निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर हम यहां पर आई का फिगर बनाते हैं और ये रफ फिगर बनाने की बात मैं कर रहा हूं, ये मत सोचना कि एग्जैक्ट आपको आंख ही बना रहे हैं। ये आप ये समझ लेना कि ये आपका
रफ फिगर है और यहां पर हमारे आंख में उत्तल लेंस लगे रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इस लाइन का, तो इस लाइन के ऊपर यहां पर अगर इमेज बनता है तो इसको हम लोग इसको रेटिना का जगह कहते हैं, ये हमारा रेटिना होता है। और अगर रेटिना पर इमेज बनेगा तो ये हमें सब कुछ दिखाता है, आपको स्पष्ट रूप से हर चीज दिखाई देगा। लेकिन अगर रेटिना के आगे इमेज बन जाता है, अगर इमेज यहां पर बनेगा तो कहेंगे यहां पर क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, इसको मायोपिया कहते हैं। और इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, और निकट दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहां पे बात भी वही हो रही है, निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब इमेज कहीं ना कहीं यहां पर बना। अगर इमेज यहां पर बन जाएगा तो कहना इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, दूर दृष्टि दोष के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ये हमारा दूर दृष्टि दोष होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर निकट दृष्टि दोष यहां पर अगर इमेज बन गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश ऐसे गया होगा, कहीं ना कहीं हमारी आंखों में प्रकाश ऐसे पड़ा होगा, प्रकाश यहां पड़ने के बाद हमारा प्रकाश यहीं पर मुड़ गया होगा। जब प्रकाश हमारा ऐसे जाकर के यहां पर मुड़ गया होगा, हमें निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट तो चीज तो दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। इसका मतलब है इमेज यहां पर बना, इमेज कहां बनाना है, तो इमेज बनाने की बात करते हैं तो इमेज आपको यहां पर बनाना है। अगर आपको इमेज यहां से यहां बनाना होगा तो प्रकाश को फैलाना होगा, और प्रकाश को फैलाने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस होगा, कि प्रकाश को फैलाने के लिए हमारे पास ये लेंस होता है। इसमें प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो ये प्रकाश को फैला देता है, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही प्रकाश आपका पड़ेगा वो प्रकाश को फैला देता है। ये तो श्योर हो गए कि इस इमेज को अगर यहां बनाना होगा तो प्रकाश को फैलाना पड़ेगा, और प्रकाश को फैलाने के लिए कौन सा लेंस का आपने इस्तेमाल किया, यहां पर अवतल लेंस का इस्तेमाल किया। ये तो क्लियर हो गया। अगर निकट दृष्टि दोष का उपचार करना है, अगर इसका उपचार करना तो आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, यहां पर अवतल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात मेरे दोस्त आपको नहीं भूलना है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसा होगा, कि नेगेटिव होगा। अगर फोकस दूरी नेगेटिव होगा तो याद रखना इसका पावर भी कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। कैसे? आप कहेंगे सर निकट दृष्टि दोष उसका उपचार करना है तो अवतल लेंस होगा, उत्तल को मारो गोली, उत्तल आंसर नहीं होगा। हमारा पावर को देखेंगे, क्योंकि ये पावर की बात कर रहा है तो हमारा पावर कितना होगा, कहेंगे वो नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव में पावर हो जाए तो दोनों प्लस में है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपके सी ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी होंगे। करेक्ट करके आप देख लेना, आपके यही आंसर आएंगे। तो क्वेश्चंस बनाने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए, बात बाकी बहुत आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त क्या कहता है। साबुन के घोल का तल तनाव की बात कर रहा है। देखो, तल तनाव अगर बोला है इसका मतलब पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है। तल तनाव बोला है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, तो कहेंगे यहां पर पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है। और पृष्ठ तनाव को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और पृष्ठ तनाव का जो यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर होता है, इसलिए ये वैल्यू भी आपका इतना न्यूटन पर मीटर दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा का मान आपको दे रखा है कितना, तो 25 गुना में 10 के पावर -3 इतना न्यूटन पर मीटर आपको दे रखा है, याद रखेंगे। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास आपका है, साबुन जो है उसका जो बुलबुला बना है उसका डायमीटर कितना, तो कहेंगे 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब साबुन के बुलबुला का डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है, यहां पर मीटर यूज कर रहे हैं, यहां सेंटीमीटर है, नहीं काम चलना है, 1 यूनिट में लेके जाना है। आपके सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए ना तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे तो 1100 से डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 मीटर कहलाएगा। अब आपको ये दोनों चीज पता चल गया तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है आपको कि अगर कोई बबल्स बनता है, ध्यान रखना, अगर कोई पानी की बबल्स बनता है, सोप बबल्स बनता है, क्योंकि बबल्स बनने के लिए इसके अंदर का जो प्रेशर होगा, इसके बाहर का जो प्रेशर होगा, यानी कि सोप बबल्स अगर बनता है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर क्या होगा, कहेंगे कम होता है। ध्यान रखेंगे, तभी वो सोप बबल्स बना, अदरवाइज सोप बबल्स नहीं बनेगा। अगर ये ज्यादा और ये कम हो गया तो प्रेशर में डिफरेंस होगा, और प्रेशर में डिफरेंस होगा तो उसको डेल्टा पी से दिखाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रेशर में डेल्टा पी, अगर डेल्टा पी प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है तो अगर आपको ध्यान रखना है ये 4 सिग्मा अपन में डी होगा। लेकिन याद रखना ये पानी की बुलबुला की बात कर रहे हैं, यहां पर हम पानी की बबल्स की बात कर रहे हैं, हम यहां पर पानी के बुलबुला की बात कर रहे हैं, पानी के बबल्स की हम बात कर रहे हैं। बबल्स कहने का मतलब हमारा यहां पर बुलबुला है, तो पानी के बबल्स के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर हम बात करते हैं सोप बबल्स की बात करते हैं तो सोप बबल्स में 2-2 लेयर होता है। कितने लेयर होंगे, उस पर 2-2 लेयर होता है, इसलिए लिखेंगे यहां पर 2 से गुना कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो कि सोप बबल्स हमारा कितना होगा, यहां पर 8 सिग्मा बाय डी हो जाता है। और अगर आपको बोला गया तो कहेंगे यहां पर कौन सा बबल्स है, तो कहेंगे ये आपका यहां पर सोप बबल्स के लिए आपका होगा। तो याद रखना ये सोप बबल्स के लिए होगा, ये आपका पानी के बबल्स के लिए होगा। क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वह किसके लिए, साबुन के बबल्स की बात कर रहा है, तो साबुन का बबल्स कौन सा है, तो ये लगाना है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो डेल्टा पी इक्वल टू आपको 8 सिग्मा अपन में डी लगाना है। आप कहेंगे सर यहां पर 8 तो हमारा 8 ही रहेगा, और सिग्मा का मान आपको दे रखा है सर कितना, तो 25 गुना में 10 के पावर -3 दे रखा है। और डायमीटर जो आपने कैलकुलेट करके रखा है यहां पर
10 के पावर -2, इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको 20 पास्कल के बराबर आपका यहां पर प्रेशर डिफरेंस आएगा। यानी कि बबल्स के अंदर और बाहर के प्रेशर में जो अंतर होगा वो 20 पास्कल का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और आपके आंसर्स यहां पर दिखते हुए दिख रहे होंगे कि बी ऑप्शन ही आपके यहां पे राइट होंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस तो आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, साथ ही साथ इसके बोर्ड स्लाइड भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं सभी बच्चों को, हमको मेरा काम है सभी बच्चों को लेकर के चलना है और सभी को उसके मंजिल तक पहुंचाना है। इस बार अगर आप रेलवे ड्राइवर नहीं बने तो शायद आगे बनने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए जी जान लगा दीजिए, हम भी आपके साथ हैं। जिस एनर्जी के साथ हम काम करके देते हैं उसी एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ करके रिजल्ट देना है। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चंस का। 13 नंबर जो हमारे सामने क्वेश्चंस है, कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध अगर 20 ओम दे रखा है, इसका मतलब तार का प्रतिरोध कितना, तो 20 ओम दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि पिघलाकर किसी त्रिज्या को आधी कर दी जाए। मेरे दोस्त यहां थोड़ा कंसेप्ट है। अगर आपको बोलेगा कि मान लेते हैं खींच करके बोलेगा, ध्यान रखना, तार को खींच कर बोलेगा या तार को यहां पर पिघला करके बोलेगा, याद रखना, तार को खींच कर बोले या तार को पिघला करके अगर बोलता है तो याद रखना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला तो आपका ये लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका लंबाई के सेंस में ये फॉर्मूला आपका लगना है। अगर मान के बोलता है कि किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं, इसका मतलब n की जगह पे 2 गुना और 2 रखेंगे तो आपका 4 गुना हो जाएगा। किसी तार की लंबाई को खींच करके 3 गुना करना, इसका मतलब n की जगह पर 3 रखना। खींच कर बोलेगा या पिघला करके बोलेगा तो याद रखना यही कंसेप्ट लगा करके लंबाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, लेकिन इससे काम तो नहीं चलना है। आगे हम बात करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस होगा, अगर खींच कर बोले पिघला कर बोले तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं इसके स्क्वायर का वित्तकर्मानुपाती होगा। अगर एरिया के स्क्वायर का वित्तकर्मानुपाती होगा क्योंकि उसके डायमीटर के पावर का 4 हो जाएगा, अगर उसके डायमीटर का पावर 4 होगा तो उसकी त्रिज्या का पावर भी 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसी तार का, अगर किसी तार की बात करते हैं, मान लेते ये हमारा तार है और इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना कहेंगे, इस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा कितना होगा कहेंगे, ये हमारा π/4 कितना होगा कहेंगे, हमारा यहां पर d स्क्वायर होता है। अगर एरिया a है तो d स्क्वायर होगा, अगर एरिया a स्क्वायर होगा तो d का पावर 4 होगा, अगर d का पावर 4 होगा तो r का भी पावर 4 होगा। तो यहां पर एक डायमीटर है, एक त्रिज्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिघला करके उसकी त्रिज्या को आधी करनी है, तो बताइए नए प्रतिरोध कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें से जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा रिलेशन को उठाना है, तो कहेंगे रेजिस्टेंस को तो लेना ही लेना है और त्रिज्या वाले को लगाना है, यहां पे लगाना है। तो आप कहेंगे सर यहां पर हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं 1 r के पावर 4, और इसको लिखने का तरीका सर ये होता है कि R2 में अगर R1 लिखेंगे तो हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, R1 अनुपात में R2, इसका पावर 4 करना पड़ेगा। R1 ऑलरेडी पहले था, अब कह रहा है उसके पिघला करके उसकी त्रिज्या को आधी करना है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो R2 होगा वो हमारा कितना करके यहां पर R1/2 कर देना है। तो अगर R2 की जगह पर आप R1/2 कर देते हो, इसका पावर अगर 4 करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको 16 हो जाएगा। और आप यहां से कह सकते हो कि जो R2 होगा वो आपका 16 गुना में क्या होगा, R1 होगा, और 16 तो होगा ही होगा। R1 कितना हो गया, क्योंकि आपको 20 ओम दे रखा है, तो 16 गुना 2 यानी कि 332, यानी कि आपका हो जाएगा 320 ओम निकल करके आ जाएगा। तो R2 जो निकल करके आया तो वो 320 ओम होगा, और 320 आपके ओम यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि आंसर नंबर हमारा क्या होगा कि डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा खींच करके हो गया, पिघला करके हो गया। लेकिन अगर आपको जनरल क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर इस फॉर्मूला पर अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर इसमें ये कांस्टेंट आपको दे रखा है, तो याद रखना इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रेजिस्टेंस का लंबाई के लिए ये होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका एरिया के लिए आपका ये होगा, डायमीटर के लिए आपका डी स्क्वायर होगा, और आपका यहां पर याद रखना है यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना है डायमीटर। तो ये सिंपल केस में ये लगाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर देगा कि खींच करके पिघला करके बोलेगा तो यही लगाना है, इसी को ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर ये बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी, ये बैच आपका लगभग शायद 6 मंथ तक आपको ये मिलता रहेगा। और कोशिश कीजिए जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं एक बार जुड़ करके देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं, मैंने सेट किया है, ये सब के सब आपका पूरा कंप्लीट आपके एलपी बेस्ट क्वेश्चन मैंने सेट किया है। शायद ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, पढ़ने के बाद आपको शायद पता चल जाएगा। इसके बोर्ड पीडीएफ वगैरह सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किसी तार का प्रतिरोध आपको पास 100 ओम दे रखा है, यानी कोई तार है, उस तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, तो 100 ओम दे रखा है। ये तार का प्रतिरोध आपको 100 ओम दे रखा है। अब कह रहा है इसको 4 बराबर भाग में अगर काट देते हैं तो बताइए एक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। आपसे एक भाग का पूछा गया। मेरे दोस्त यहां थोड़ा कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है कि मान
मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध है जिसका रेजिस्टेंस कितना, तो कहेंगे R है। इसको कितने बराबर भाग में काट रहे हैं, तो एक यहां हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इसको मान लेते हैं कि n बराबर भाग में आपने कट कर दिया। अगर आपको कहता है कि किसी तार को अगर आप n बराबर भाग में काट दिए और अगर प्रत्येक भाग का अगर प्रतिरोध अगर आपसे पूछता है, याद रखना, अगर आपसे यहां पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे सर प्रत्येक भाग का, यहां पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हमारा, जैसे कि मान लेते इसको R1, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल R हमारा रेजिस्टेंस जो टोटल था उस रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ प्रतिरोध यानी कि जितने बार में आपने काटा है उससे आप डिवाइड कर देंगे, इसी से आपका एक भाग का निकल जाएगा। तो बताइए अगर आपके सामने ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का दे रखा है, तो कहेंगे यहां पर 100 ओम का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। कितने भाग में काटना है, तो इसको 4 भाग में काटना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यानी 4 भाग में काट दिए। किसी एक भाग का प्रतिरोध निकालना है, यानी R1 इक्वल टू टोटल R आपका हो जाएगा, यहां पर R के जगह पर टोटल आपका 100 हो गया। कितने भाग में काटा आपने, 4 भाग में काटा, N के जगह पर 4 रखेंगे, कितना हो गया, कहेंगे यहां पर 25 ओम हो गया। हमारे आंसर यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। याद रखना यही चीज स्प्रिंग में हमारा जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर इसमें R/N हुआ है तो स्प्रिंग में स्प्रिंग को कट करिएगा तो NR हो जाता है। स्प्रिंग को 2 भाग में कट कीजिएगा 2 के हो जाएगा, 3 भाग में कट कीजिएगा 3 के हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस को अगर 2 भाग में करेंगे तो R/2 हो जाएगा, 3 भाग में काटेंगे R/3 होगा, N भाग में काटेंगे तो R/N होगा। यही स्प्रिंग और रेजिस्टेंस का उल्टा प्रॉपर्टी होता है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। तो बताइए कितने इजी क्वेश्चंस और कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य के लार की बात कही जाती है, हम लोगों के लार में एंजाइम्स होता है और मनुष्य के लार की अगर बात कही जाती है तो हमारा जो लार होता है वो अगर ज्यादा हाईली एसिडिक नहीं होता है। अगर ज्यादा एसिडिक होता तो हमारे दांत वगैरह टूट जाते हैं, इसलिए कहेंगे हमारा ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। लेकिन ये अप्रॉक्स 7 से क्या होगा, कहेंगे कम होगा और ये इसका पीएच मान 6.8 के आसपास आपका पीएच मान तक जाता है, याद रखिएगा। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपका है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग ड्राइंग के क्वेश्चंस के ऊपर। आप कहते हैं ना कि सर ड्राइंग कैसे कंप्लीट होगा, कि ड्राइंग के क्वेश्चंस कैसे पूछ जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। आप जुड़िए मेरे से, दिल से जुड़िए। ड्राइंग की एक से एक अच्छे क्वेश्चंस, एक से अच्छे क्वालिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस का, कह दिया यहां पर कि ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर के बना होता है। आप जानते हैं कि अगर हम ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं वो लकड़ी की बनी होती है और ड्राइंग बोर्ड हमारे वैसे लकड़ी की बनी होती है जो लकड़ी ना तो गर्मी में फैले ना तो ठंड में सिकुड़े। यानी कि अंदर कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि लकड़ी हमारा ना तो फैलने वाला होना चाहिए ना तो सिकुड़ने वाला होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे स्ट्रिप्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये क्या तो कहेंगे, ये हमारा ये छोटा छोटा स्ट्रिप्स है, ये लकड़ी का स्ट्रिप्स है, उसके छोटे छोटे पट्टियां हैं। पट्टियां की बात करते हैं यहां पर, ये पट्टियां छोटे छोटे यहां पर पट्टियां की बात करते हैं, ये पट्टियां हैं। इसको हमने क्या करना है, ये तो हमारा अलग अलग पट्टी है, लेकिन इस पट्टी को जिससे हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग बैटन्स कहते हैं। ये बैटन्स हमारा, ये क्या तो कहेंगे यहां पर, ये हमारा बैटन्स होता है। ये दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इस बैटन्स को लगा करके और इस स्ट्रिप्स को क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं ताकि हमारे डायमेंशंस खराब नहीं हो। तो याद रखना इसको ग्रेन, ये जो हमारा ब्लू वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि इसको हम लोग यहां पर बैटन्स के नाम से जानते हैं, ये हमारा बैटन्स कहलाता है। तो बैटन्स का मेन काम होता है पट्टी को एडजस्ट करके रखना, पट्टी को हिलने डुलने नहीं देना, यानी कि पट्टी को कस के पकड़ के रखना। ये किसी पेंसिल के प्रकार से रिलेटेड नहीं होता, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और याद रखिएगा अगर हम लोग स्ट्रिप्स की बात करते हैं, बैटन्स की बात करते हैं, तो याद रखना इस बात का मेरे दोस्त कि जो लकड़ी यूज करेंगे वो ओक का होगा। जो लकड़ी हम इस्तेमाल करेंगे वो लकड़ी हमारा किसका होगा, कहेंगे महोगनी का होगा। जो लकड़ी हम इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे लकड़ी होंगे जो पूरी सूखी लकड़ी होगी, उसी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पानी की मात्रा नहीं के बराबर होगा। अगर पानी होगा, गर्मी के दिन में पानी सूख गया, लकड़ी सिकुड़ जाएगा। तो वैसी लकड़ी होगी जो सीजन लकड़ी होगी, यानी कि जिसको आप अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिकली पूरा उसके अंदर पानी को सुखा देते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में रख करके, या फिर आप उसको गर्म करके हवा का झोंका दे करके पूरा कंप्लीटली सुखा करके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा या ओक का लकड़ी, महोगनी का लकड़ी, आप इन सब लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 30 डिग्री 60 डिग्री का जो सेट स्क्वायर होगा उसमें अल्फा का मान क्या होगा। तो याद रखना मेरा दोस्त, अगर हम लोग सेट स्क्वायर की बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर सेट स्क्वायर की बात करते हैं तो जो सेट स्क्वायर आपको पढ़ना वो कितना डिग्री देखो 30 डिग्री 60 डिग्री का सेट स्क्वायर आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ दूसरा अगर पढ़ना तो एक हमारा 45 डिग्री और 45 डिग्री का सेट स्क्वायर पढ़ना है। तो ये दो ही सेट स्क्वायर आपको पढ़ने हैं और इसी दो सेट स्क्वायर से क्वेश्चंस आपको आना है। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेजरमेंट हमारा क्या होगा, कहेंगे 30 डिग्री तो करेगा ही करेगा, 60 भी करेगा और साथ साथ 90 भी करेगा। और 45 डिग्री का सेट स्क्वायर जो होता है ये हमारा 45 डिग्री तो करेगा ही करेगा और साथ ही
साथ ये 90 डिग्री भी करेगा। तो याद रखना 30 डिग्री 60 डिग्री का सेट स्क्वायर कितने कोण का मापन करेगा, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री कोण का मापन करेगा, चाहे 45 कितने कोण का मापन करेगा, तो ये भी 90 का करेगा। तो याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं और इजी क्वेश्चंस है, बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस कार्य को करने हैं तो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल होती है। मैं तो अगर सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब जो सॉफ्ट चलता है वो मोटा चलता है, जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होगी वो मोटा चलता है, और जो आपका हार्ड ग्रेड की पेंसिल होगी वो इतना पतला चलेगा। आप देखना, अगर मान लीजिए कोई पेंसिल है, उसको कटर लगा करके इतना शार्प एज बना देना, तब उसको चला के देखना, पतली चलेगी, लेकिन कॉपी को फाड़ते हुए, पेज को फाड़ते हुए चलेगी। इसका मतलब है अगर वो हमारा, अगर मान लेते हैं कि वो हमारा हार्ड होगा तो वो एकदम पतला चलेगा, और जो पतला चलेगा वो हार्ड होता है, और जो मोटा चलता है वो सॉफ्ट होता है। अगर सॉफ्ट पेंसिल है तो वो मोटा चलेगा, अगर मोटा चलेगा तो गाढ़ी रेखा मिलेगा, यानी मोटी रेखा आपको मिलेगी। तो पेंसिल्स की बात करते हैं तो पेंसिल के टोटल 18 ग्रेड्स होते हैं, और 18 ग्रेड्स का अपना अपना एक रोल होता है। जो हार्ड होगा वो लाइट चलेगा, पतला चलेगा, जो सॉफ्ट होगा वो मोटा चलेगा। यही सब कंसेप्ट पेंसिल के भी है। जब आप पढ़िएगा तो पूरा पेंसिल का भी हम वहां पर सब कंसेप्ट आपको दिखाएंगे। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को बनाना है, और कभी भी ये नहीं सोचना कि हमसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर रखने के लिए, आप जानते हैं ड्राइंग शीट को अगर ड्राइंग बोर्ड पर अगर लगाना होगा तो आप क्लिप का भी इस्तेमाल करते हैं, आप टेप का भी इस्तेमाल करते हैं, आप पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों चीज का आप इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आंसर क्या करेंगे तो डी ऑप्शंस आपके यहां पे राइट हो जाएंगे। तो कितना इजी क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं चित्र ए में, संकेत ए जो है वो किसका संकेत दे रहा है, तो ये आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले तो आपको आधार चाहिए। अगर आधार मिलेगा तो सब क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। अगर मैं इस फिगर की बात करना चाहता हूं, एक्चुअली में ये फिगर हमारा कुछ ऐसा होता है, एक्चुअली में ये फिगर हमारा कहीं ना कहीं इस रूप में होता है, हमारा फिगर ऐसा होता है, इस बात को ध्यान में रखना। एक्चुअली में ये हमारा फिगर कैसा होगा, हमारा ये फिगर होता है, और इस फिगर में ये वर्टिकल प्लेन होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल प्लेन का, अगर आपके सामने ये पेज दिख रहा होगा, ऐसे अगर रख दिए इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे, ऐसे रख दिए इसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। इसीलिए उसका नाम एचपी और वीपी रख दिया जाता है। इसको एचपी बोलेंगे नीचे वाले को, और ऊपर वाले को वीपी बोलते हैं। तो याद रखना, एचपी और वीपी की अगर बात करते हैं, इसमें कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, इसमें 4 क्वाड्रेंट आपको बनेगा। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन सा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। सेकंड में भी कितना एंगल, तो कहेंगे 90 डिग्री। इसमें भी एंगल कितना, तो 90 डिग्री। इसमें भी एंगल कितना, तो 90 डिग्री। यानी कि आप जैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा, ये हमारा फोर्थ होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी वस्तु को रखते हैं और उसका इमेज प्राप्त करते हैं, अगर उसके इमेज को आप जानना चाहते हैं, उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू, उसका साइड व्यू अगर देखना चाहते हैं, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर उसको थर्ड में रखना चाहते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है। तो आपको ये जानना है, आपको ये पढ़ते पढ़ते सीखना है। अगर थर्ड में रखेंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा, अगर फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। क्या हमारे इंडिया में फर्स्ट एंगल होता है या थर्ड होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप धीरे धीरे करके पूरी की पूरी चीज को प्रैक्टिकल वे में आप समझेंगे, और आगे चल करके हर चीज हम आपको प्यार से पढ़ाएंगे, पूरा बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे इस सेशन में, आज उस सेशन की शुरुआत हुई है, अगर जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार जुड़ करके देखिएगा, आप लगेगा कि आपने बहुत बड़ा चीज आपको मिला है। इसलिए अगर जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि सभी सेशन, आज जो सेशन क्रिएट किया गया है, आज से सेशन शुरुआत हुआ, सुपर 20 करके आपको दिखा होगा, आपको लिख रखा होगा, और वहां पर सुपर सेलेक्टिव मात्र 99 रुपया। डेट को देख करके आप वहां पर इनरोल हो जाइएगा, और उसी में आपको ये चीज मिलना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वालिटी को हमेशा सलाम कीजिए, और कोशिश कीजिए हमें अच्छा चीज हमें पाना है, और हमें अपने सिलेक्शन तक पहुंचना है। चलिए धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ इतने देर तक रहे, सभी बच्चे सभी लोग रहे। हम कोशिश करेंगे बेहतरीन क्वालिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे, ताकि आप सभी बच्चे जुड़िए, और सभी बच्चों का हम सभी बच्चों के साथ रहेंगे। ठीक है, ओके धन्यवाद। कोई चलिए।